30 मिनट एक शानदार जिंदगी के लिए डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी का सीडी पार्ट 2। 30 मिनट शानदार जिंदगी के लिए पार्ट 2। इस दुनिया में आपके लिए तो अब ऐसा और कौन सा काम है जिसको हम लोग कर सकते हैं? तो अगले 3 मिनट जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, वो अगले 3 मिनट उन ढेर सारे लोगों का कर्ज चुकाने के लिए जिन्होंने इस दुनिया में आपके लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई कुर्बानी दी है, कोई सेक्रीफाइस किया है। एक बार एक युवक एक स्कूटर में बैठकर बारिश के दिनों में एक गड्ढों वाली सड़क से निकल रहा था। अचानक ही उसके बाजू वाले गड्ढे में एक कार का पहिया आ जाता है, और कार का पहिया यदि आप 2 व्हीलर पे हो और आपके बाजू वाले गड्ढे में आ जाए तो क्या होगा? आपके कपड़ों का रंग बदल जाएगा, पूरा कीचड़ आपके कपड़ों पर उछल जाएगा, बारिश का पानी उछल जाएगा, और वो व्यक्ति के कपड़े पूरी तरीके से उस नए रंग से सराबोर हो गए। बहुत गुस्से में आकर उसके मुंह से निकला, हे भगवान, क्या जिंदगी दी है तूने, काश तू मुझे भी कार देता। और उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ा। जब वो थोड़ा आगे बढ़ा तो अब उसके स्कूटर का चक्का एक पानी भरे कीचड़ भरे गड्ढे में गया, और जैसे ही उसके स्कूटर का चक्का उस पानी भरे कीचड़ भरे गड्ढे में गया, फिर से कीचड़ जोर से उछला, और अब की बार वो पानी और वो कीचड़ बाजू में जमीन में एक अपाहिज व्यक्ति जो अपने हाथों से लकड़ी की एक छोटी सी ट्राली से खिसटते हुए जा रहा था, उसके ऊपर गया, और वो पूरी तरीके से उस कीचड़ में रंग गया। और देखते ही देखते इस व्यक्ति की पूरी आत्मा कांप गई। इसने तुरंत ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, हे ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद, तूने कम से कम मुझे पूरे शरीर के साथ सक्षम बनाकर इस दुनिया में भेजा है। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, किस चीज का टेंशन है? तो किसी के पास अपना मकान नहीं है, उसका टेंशन है। किसी के पास गाड़ी नहीं है, उसका टेंशन है। कोई शिक्षित नहीं है, उसका टेंशन है। किसी के पास दूसरे के पास ज्यादा है, उसका टेंशन है। कोई तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसका टेंशन है। किसी के पास मानसिक सुकून नहीं है। हर किसी को किसी ना किसी चीज का असंतोष। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी चीज का असंतोष हो और कोई चीज आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, उस वक्त जरा नजर उठाकर अपने ऊपर वालों को देखने के बजाय अपने से नीचे लोगों को देख लेना, क्योंकि तब आपको पता चलेगा दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों और अरबों लोग हैं जिनके सिर पर ना तो छत है, जिनके बदन पर ना तो कपड़े हैं, और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। और तो और ऐसे घरों में झांक कर देख लेना जिनको ईश्वर ने किसी विकृति के साथ इस संसार में भेजा है, किसी विकलांगता या अपाहिजता के साथ इस संसार में भेजा है। आपको पूरे अंग होने का सुख समझ में आ जाएगा। जिसके पास आंख नहीं है उससे पूछो आंख क्या होती है, जो सुन नहीं सकता उससे पूछो कान क्या होती है, और जो बोल नहीं सकता उससे पूछो कि जुबान का क्या महत्व है। आपको समझ में आ जाएगा ईश्वर ने आपको क्या दे के भेजा है। मेरे एक दोस्त मुझसे कहते हैं कि ब्रिटेन में अभी शरीर की कीमत लगाई जा रही है, और कुछ वैज्ञानिक मिलकर ये पता लगा रहे हैं कि यदि इस शरीर को बनाया जाए और एक एक तंत्र इसी तरीके से बनाया जाए तो एक मानव शरीर को बनाने में कितनी लागत आएगी। और आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि अभी 10 से 15% अध्ययन ही हुआ है, और उनका कहना है कि इसकी लागत $8 करोड़ से ज्यादा हो चुकी। रुपया नहीं, डॉलर। और $8 करोड़ कितना होता है? और $8 करोड़ से ज्यादा का शरीर लिए घूम रहे हो, रो रहे हो रात दिन। कैसी विडंबना है। तो मेरे दोस्तों, 3 मिनट जो मैं आपसे मांग रहा हूं, उन 3 मिनटों में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी का शुक्रिया अदा करना है। हो सके तो अपने पिता को कहो कि पिताजी, आपने मेरा इतने अच्छे से लालन पालन किया है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। हालांकि मैं जीवन में कभी ये सब कुछ लौटा तो नहीं पाऊंगा, फिर भी जितना कुछ संभव हो सकेगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा। अभी अभी
मैंने शुक्रिया का एक नया ही रूप देखा। एक वर्कशॉप में जब मैंने लोगों से कहा कि फोन लगाओ और किन्हीं 2 लोगों का शुक्रिया अदा करो, तो थोड़ी देर बाद मैंने एक पिता को पाया कि वो पिता नम आंखें लिए बैठा था। तो मैंने उनसे पूछा, क्या बात है? बोले, कुछ नहीं सर, मैंने आज अपने बेटे को फोन लगाया और अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक के तेरे को इंजीनियर तो बना दिया, लेकिन फिर भी मेरे मन में डर था कि तू ठीक से नौकरी करेगा कि नहीं, या ठीक से पढ़ाई करेगा कि नहीं, या अपने कैरियर को गंभीरता से लेगा कि नहीं, क्योंकि मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा, मैं तो एक छोटी सी नौकरी में था। लेकिन बेटा, तूने एक अच्छी डिग्री लेके उसके बाद पूरे मन से पढ़ाई करके एक बहुत सही कैरियर का चुनाव करके जीवन में सही परफॉर्मेंस करके घर का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। यदि तू ये नहीं करता तो जाने इस घर का भविष्य क्या होता। तो बेटे ने कहा, पिताजी आपने भी तो जीवन में जो भी संभव था वो किया। तो पिता ने कहा, नहीं बेटा, दुनिया में ऐसे कितने पिता होते हैं जो सब कुछ करते हैं फिर भी उनके बच्चे लायक नहीं होते। तू लायक हो गया, उसी के लिए तेरा शुक्रिया। कैसे कैसे शुक्रिया होते हैं इस दुनिया में। मैं जब अपने ट्रेनर बनने की कहानी के पीछे देखता हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कहानी के पीछे देखता हूं, तो मुझे एक दिन याद आता है। मैं एक व्यक्ति का सेमिनार सुनने गया था। उस व्यक्ति के सेमिनार में अचानक ही मुझे आयोजकों ने कहा, वो मुझे जानते थे पहले से, मैं अच्छा बोलता हूँ ये जानते थे, लेकिन तब तक मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक डॉक्टर होते हुए एक दिन मैं अपनी लाइन को पार्शियली त्याग के या फुल्ली त्याग के एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा या एक ऑथर बनूंगा। लेकिन उस दिन जब मैं उस हॉल में बैठा था, अचानक कुछ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि सर, आज के इस प्रोग्राम में जो मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं उनका परिचय बोलने के लिए जो अनाउंसर आने वाला था, जो कार्यक्रम को कंडक्ट करने के लिए अनाउंसर आने वाला था, वो नहीं आ पाया सर। हम लोग बहुत इमरजेंसी में फंसे हुए हैं। आप तो माइक पे बोलते हैं, आप हमारी कुछ मदद कर सकेंगे क्या? मैंने कहा, कोई बात नहीं। और मैंने वो जिम्मेदारी हाथ में ले ली। वो जिम्मेदारी हाथ में लेने के बाद मैंने उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया, कार्यक्रम को बहुत अच्छे से संचालित किया। बड़े अच्छे वक्ता थे वो, थोड़े उम्र दराज थे, इसलिए बोलने के बाद थोड़ी देर बाद वो ब्रेक लेकर, कुछ 10-15 मिनट का ब्रेक लेकर वो एक किनारे बैठ गए। अब 10-15 मिनट जब पब्लिक बेकाबू होने लगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि पब्लिक को कोई ऐसा ब्रेक सहन नहीं होता जिसमें मंच पर कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर से ये लोग मेरे पास आए। बोले, सर 10-15 मिनट वो रेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप 10-15 मिनट किसी तरह से माइक पर कुछ बोल सकते हैं? मैंने कुछ नहीं सोचा, सीधा माइक पर गया और जो मेरे मौलिक विचार थे, जिसको आज सब लोग कहते हैं कि बड़े क्रांतिकारी सोच है और अलग अलग उपमाओं से मुझे नवाजते हैं, ये तो सब ऊपर वाले का दिया हुआ है, तो जो भी मेरे मौलिक विचार थे वो मैंने जाकर बिना किसी भय के, बिना किसी झिझक के उन 15 मिनट में व्यक्त कर दिए। और आप जानते हैं क्या हुआ? उस कार्यक्रम के बाद जितने लोग उस व्यक्ति का ऑटोग्राफ ले रहे थे, उसका लगभग 5 या 10% हिस्सा आकर मुझसे भी हाथ मिला रहा था और मेरा भी ऑटोग्राफ ले रहा। और उस दिन मैंने निर्णय लिया कि नहीं, यही वो लाइन है जिसमें मुझे जाना है और मैं लोगों की जिंदगियों को छू सकता हूं। तो उस व्यक्ति ने कोई सीधा योगदान नहीं दिया मेरी सफलता में, लेकिन तो भी एक दिन मैंने उसे फोन किया और उसे फोन करके उससे कहा कि सर, उस दिन आपके सेमिनार में मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था आपको देखकर कि मैं भी एक वक्ता बन सकता हूं, एक ट्रेनर बन सकता हूं, एक मोटिवेटर बन सकता हूं। इसलिए प्रत्यक्ष ना सही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से मैं इस दिशा में सोच पाया और आगे बढ़ पाया। तो इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और उस व्यक्ति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा काम जो उसके ज्ञान में ही नहीं था, उसके लिए उसको कभी शुक्रिया मिलेगा। शुक्रिया का भी बड़ा महत्व। जिंदगी में कई लोग बहुत थैंकलेस होते हैं, इधर उधर से एहसान लेते रहते हैं, लेकिन शुक्रिया अदा करते समय जाने उनकी जबान को क्या हो जाता। और कुछ नहीं तो हर रोज कुछ देर बैठकर उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना कि हे ऊपर वाले, तूने मुझे इतना अच्छा इस दुनिया में भेजा, मुझे इतनी क्षमता दी कि मैं अपने बारे में सोच सकूं, अपने भूत और भविष्य के बारे में सोच सकूं, अपने वर्तमान को गढ़ सकूं। तूने मुझे एक अच्छे परिवार में पैदा किया, एक अच्छे माँ बाप दिए, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। उस ऊपर वाले के दर पे पहुंच के उसका शुक्रिया अदा करो।
रोज 3 मिनट कहीं ना कहीं किसी ना किसी का शुक्रिया। मेरे एक दोस्त तो शुक्रिया लेने और देने के मामले में इतने खतरनाक हैं कि वो हर जब खाने की थाली पर बैठते हैं तो ऊपर वाले से कहते हैं, हे ऊपर वाले, आज तूने फिर इतने लजीज व्यंजन मुझे परोसे, एक बहुत अच्छा शानदार दिन दिया, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी पत्नी अच्छा खाना बनाती है तो वो उसे शुक्रिया कह देते हैं। उनके ड्राइवर बढ़िया गाड़ी चलाता है तो उसको कह देते हैं, यार तू इतनी अच्छी गाड़ी चलाता है, तेरे कारण ही मेरी जान बचती है, तेरा शुक्रिया। और शुक्रिया अदा करने के बाद जो चमक होती है चेहरे पर सामने वाले की, असली शुक्रिया होना चाहिए, नकली शुक्रिया नहीं होना चाहिए। तो यदि 3 मिनट आप जीवन में शुक्रिया अदा करते हैं तो मैं फिर से आपसे कहता हूं, आप पूरी ताकत लगा लो, किसी की शुक्रिया अदा करने में 30 से 40 सेकंड से ज्यादा आप नहीं ले सकते। तो एक दिन में आप 3 लोगों का शुक्रिया अदा कर, और ऐसा करके हर रोज 3-3 करोगे तो जाने संख्या कहां पहुंच जाएगी। आप तो महात्मा के नाम से विख्यात हो जाओगे। कहना बहुत सरल है, करना बहुत कठिन। और जिस दिन आपकी शुक्रिया की लिस्ट खत्म हो जाए उस दिन हर रोज उस ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर देना। किसी ने 2 मिनट के लिए हंसाया तो उसका शुक्रिया अदा कर देना। और जब आपकी ये शुक्रिया की तरंगे, शुक्रिया के विचार, शुक्रिया की विचारधारा पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी तो पूरी दुनिया से लौट के क्या आएगा आपके पास? वही शुक्रिया। क्योंकि आप जो दुनिया को देते हैं वही दुनिया लौट कर आपको देती है। आप जो ऊपर वाले को देते हैं वही ऊपर वाला लौट कर आपको देता है। तो 1 मिनट की माफी, 2 मिनट की प्रशंसा और 3 मिनट का शुक्रिया। और इस शुक्रिया में मैं माँ बाप का नाम विशेष रूप से लेना चाहूंगा, क्योंकि आज की नई जनरेशन थोड़ा सा बड़ा होते ही जनरेशन गैप के नाम पे, विचारों के फर्क के नाम पे, जाने अनजाने कभी माँ बाप को छोटा महसूस कराती है तो कभी उन्हें आहत करती है। समझने की जरूरत है। जितना उनकी क्षमता में हो सकता था वो उन्होंने पूरा किया, उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करो। और तुम जो पलट के उनके लिए कर पाओ, ऊपर वाला देख रहा है, वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। तुम्हारे बच्चे देख रहे हैं, वो बच्चे वही करेंगे जो तुम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो। तो हर रोज 3 मिनट का शुक्रिया। तो अभी भी सब मिला के 3, 2, 5 और 1 6 मिनट हुए। और यदि अभी भी आप थक गए हो तो मैं फिर से आपसे कहता हूं कि इस सीडी को बंद कर दो और जाकर आराम करो या अपने काम में डट जाओ। जरूरी नहीं है कि पहले दिन से पूरे 30 मिनट किए जाएं। आज जितना सुन लियो आज से उतना ही शुरू कर लो। फिर अगली बार फिर से समय निकाल कर सुनना और फिर बचा हुआ हिस्सा करना। तो 3 मिनट की शुक्रिया के बाद अब अगले 4 मिनट मैं एक ऐसी चीज को देना चाहता हूं जो दुनिया में 99% लोग नहीं करते। मैं लोगों से पूछता हूं अक्सर कि यदि आप डॉक्टर के पास जाओ और आप डॉक्टर से यह कहो कि डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और डॉक्टर आपसे कहे कि बोलो क्या बीमारी है, आप कहो ये तो आप जानो, आप डॉक्टर हो, आप बताओ क्या बीमारी है, मैं क्यों बताऊं? तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अच्छा ऐसी बात है। तो दुनिया में जितनी भी उपलब्ध दवाइयां हैं वो सब आपको लिख देगा, और बीमारी तो क्या आप ही निपट जाओगे एक बार। यदि कोई बीमारी डायग्नोस नहीं हो तो इसका इलाज संभव नहीं। यदि आपको पता ही न चले कि आपके अंदर क्या कमजोरी है तो आप कौन सी चीज सुधारेंगे, किस क्षेत्र में आप बेहतर होंगे? यदि आपको पता ही ना चले कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी सबसे बड़ी खूबी क्या है, तो आप किस चीज की मार्केटिंग करेंगे? क्या चीज आप दुनिया को बताएंगे कि ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है? या मैं आपसे बोलूं कि चलो आओ 2 दिन आप मेरे साथ बिताओ, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी दूर करने का मैं प्रॉमिस करता हूं। आप बोलोगे सर मुझे तो पता ही नहीं मेरे अंदर कमजोरी कौन सी। तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर जब तक मरीज अपना मर्ज ना बताए कोई इलाज नहीं कर सकता। तो अगले 4 मिनट मैं आपसे मांगता हूं चिंतन करने के लिए। हर रोज मेरे दोस्त सिर्फ 4 मिनट एकदम एकांत में, जहां कोई बंधन ना हो,
जहां कोई आपको देख ना रहा हो, जहां आपको कोई तंग करने वाला ना हो, जहां कोई आदमी आपके विचारों के तार को ना तोड़े, जहां कोई आदमी आपसे प्रश्न प्रतिप्रश्न ना करे, ऐसी किसी जगह पर जाइए और शांति से बैठ जाइए, जहां सिर्फ आप और सिर्फ आप हो। अपने मन से पूछिए, मैं अपना जीवन किस तरह से जी रहा हूं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि यदि आपको एक छोटी सी रेल यात्रा करनी हो तो सबसे पहले आप क्या चीज तय करते हो? सबसे पहले आप ये तय करते हो कि आपको कौन से शहर जाना है। आप बॉम्बे जाना चाहते हो, दिल्ली जाना चाहते हो, मद्रास जाना चाहते हो, कोलकाता जाना चाहते हो, आप कहां जाना चाहते हो, सबसे पहले आप वो तय करते हो। फिर आप चुनते हो कौन सी ट्रेन में बैठना है जो सही समय पर आपको पहुंचा दे। फिर आप उसकी टिकट बनवाते हो, रिजर्वेशन कराते हो, उस दिन का कपड़ा रखते हो, सूटकेस पैक करते हो और खाने पीने का सामान रखते हो, और उसके बाद जाकर उस ट्रेन में बैठते हो। और ट्रेन में बैठने मात्र से भी यह सुनिश्चित नहीं होता कि आप उस अंतिम स्टेशन पर पहुंचोगे, क्योंकि हो सकता है आप आधे रास्ते में उतर जाओ। तो यह भी सुनिश्चित करना होता है कि आप ट्रेन में बैठने के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचने तक उस जगह पर बैठे रहो। तो हमेशा अंत को ध्यान में रख के जीवन की सारी तैयारियां की जाती है। रेल यात्रा में सबसे पहले आप ये तय करते हो कहां जाना है, उसके बाद आप उससे जुड़ी तैयारियां करते हो। मान लीजिए आप हिंदुस्तान में और आपको मनाली जाना है, तो आप अपने आप गर्म कपड़े रखोगे। यदि आपको गोवा जाना है तो आप शॉर्ट्स वगैरह रखोगे ताकि वहां के बीचेस का आनंद ले सको। आप जैसी जगह जाते हो वैसी तैयारी करते हो। तो इस 4 मिनट के चिंतन में यह सोचने की जरूरत है कि हम जीवन में क्या पाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं और वहां कब पहुंचना चाहते हैं। कई लोग लक्ष्य बनाते हैं, सर मुझे तो अमीर बनना है। तो मैं उनसे पूछता हूं कितना अमीर बनना है। हो सकता है एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए आ जाए तो उसके घर में बिल्कुल छप्पर फाड़ के संपदा आ गई हो, ऐसा लगे। मेरे घर में मान लो 10 करोड़ आ जाए तो मुझे लगे वाह वाह क्या संपत्ति आ गई है। और अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के घर में 5,000 करोड़ अचानक आए, तब जाके उनको लगे कि अच्छी संपत्ति आई। हर आदमी को क्या पाना है उसका मापदंड अलग होता है, और वो कितने दिनों में पाना है। मान लो आपको कंघा जब मिल रहा है जब आपकी पूरी उम्र ढल गई और आपके सिर में बाल नहीं बचे, तो वो कंघा किस काम का। जीवन में हर चीज में समय का महत्व। तो यह तय करें कहां जाना है, कब जाना है और कितने दिन में पहुंचना है। तो ये 4 मिनट का चिंतन ये तय करेगा कि आपके जीवन की दशा और दिशा क्या हो। हर रोज जब मैं चिंतन करता हूं तो 3 सवाल मैं अपने आप से करता हूं। क्या आज का दिन जो मैंने जिया वो मेरे लक्ष्यों के अनुरूप था? कल का दिन मैं किस तरह से जीने वाला हूं? और एक बार फिर से ये सुदृढ़ करता हूं कि मुझे जिंदगी में कहां जाना है और क्या पाना है। तो ये 4 मिनट का चिंतन आपको आंतरिक रूप से सशक्त बनाता है। ये 4 मिनट के चिंतन में आप पुनः अंत देखते हो। यदि आप अपना अंत ये देख रहे हो कि जिस दिन आपके जीवन का अंतिम दिन होगा, मैं अक्सर अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में एक बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज कराता हूं। मैं लोगों को एक पेपर देता हूं और उनको ये कहता हूं कि आज ये समझो कि आपका देहांत हो गया है और आपके देहांत के बाद आपके 13वें या 12वें का कार्यक्रम हो रहा है और वहां पे लोग भाषण दे रहे हैं। तो आप अपने बेटे से अपने बारे में क्या सुनना पसंद करोगे, चंद लाइनों में लिखो। फिर मैं उनसे कहता हूं आप अपने दोस्तों से क्या सुनना पसंद करोगे, चंद लाइनों में लिखो। आप अपने स्टाफ से क्या सुनना पसंद करोगे, चंद लाइनों में लिखो। आप अपनी पत्नी से क्या सुनना पसंद करोगे, चंद लाइनों में लिखो। कोई भी पिता अपने पुत्र से यह सुनना पसंद नहीं करेगा कि मेरे पिता एक निम्न स्त्री पिता थे, या हे भगवान जीवन में अगले जन्म में इनको कभी मेरा पिता मत बनाना। वो ये सुनना पसंद करेगा कि मेरे पिता एक बहुत ही शानदार पिता थे। वो मेरे सिर्फ पिता ही नहीं, वो दोस्त थे, वो सच्चे मार्गदर्शक थे, पथ प्रदर्शक थे। उन्होंने हर दुख और सुख की घड़ी में मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद और अपना साथ बनाए रखा। तो यदि आप ये सुनना पसंद करोगे तो तुरंत आपको ये सोचने की जरूरत है कि क्या आप अपने पुत्र के साथ
उसी तरह का बर्ताव कर रहे हैं जो आप अपने 13वें के दिन उसके शब्दों में सुनना चाहते हैं। तो आप बीज डालें कैक्टस का और उम्मीद करें गुलाब की, तो ये तो संभव नहीं। तो जो बीज आप हर रोज डाल रहे हो वही आपको उस दिन मिलने वाला है। क्या आपने लोगों की मदद की कि वो लोग आपके बारे में बोल सकें कि इस व्यक्ति के जाने से समाज में जो जगह खाली हुई है, शहर में जो जगह खाली हुई है, उसे सालों तक कोई नहीं भर पाएगा? या आपके मोहल्ले के लोग मन में ये सोचें, अच्छा हुआ चला गया, इसके जाने से अब सबको शांति मिलेगी। आप हर रोज जिस तरीके से जी रहे हैं वो आप उसी अंत की ओर जा रहे हैं कि नहीं, ये इस 4 मिनट के चिंतन में सोचना है। इस 4 मिनट के चिंतन में आपको यह भी सोचना है कि मैंने किसका किसका दिल दुखाया। इस 4 मिनट के चिंतन में आपको यह भी सोचना है कि मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता था जो मैंने नहीं किया। इस 4 मिनट के चिंतन में आपको यह भी सोचना है कि यह काम मैं इस तरीके से, इस क्वालिटी के साथ कर सकता था, लेकिन मैंने इसको घटिया तरीके से किया। आपको इस 4 मिनट के चिंतन के दौरान यह भी सोचना है कि आज दिन भर मुझे क्या करना है। आपको इस 4 मिनट के चिंतन के दौरान यह भी सोचना है कि कल मुझे कहां जाना है। और ये 4 मिनट का चिंतन आपकी गाड़ी में ईंधन की तरह कार्य करे। यह आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल होगा जो आपको लेके जाएगा। आप में कितनी भी ताकत क्यों ना हो, यदि मैं आपकी दिशा उल्टी कर दूं तो आप उल्टी सड़क में चल जाते जाओगे, आप कभी भी अपने गंतव्य में नहीं पहुंचोगे। चाहे आप कितने भी ताकतवर या शक्तिशाली क्यों ना हो, आप सही दिशा में हो, ये जरूरी है। और सही दिशा उसी वक्त तय हो सकती है जब आप शांति से बैठ के अपने आप का परीक्षण करें, अपने आप से बात करें। क्योंकि खुद से संवाद करने की कला जो व्यक्ति इस दुनिया में सीख लेता है, उस व्यक्ति की तरक्की, उसकी सफलता कभी भी नहीं रुकती। तो 4 मिनट का चिंतन आपको बहुत सारी चिंताओं से मुक्त करेगा, आपके जीवन की दिशा तय करेगा। और बहुत सारे लोग मेरे आसपास ऐसे हैं, जब मैं उनसे सवाल करता हूं, यार मुझे बताओ पिछली बार कब अकेले बैठे थे, एकदम अकेले, जहां ना टीवी थी, ना मोबाइल था, ना कोई डिस्टर्ब करने वाला था, और एकदम अकेले बैठ के सिर्फ अपने आप से बात की हो? तो 90% लोग सोचते रह जाते हैं, क्योंकि उनको याद ही नहीं आता कि पिछली बार वो कब अकेले बैठे थे। लोग अकेले भी बैठते हैं तो टीवी चालू करके बैठते हैं, बीच बीच में मोबाइल आता है या पीछे से गाना बजता रहता है या आजू बाजू से कोलाहल होता रहता है। आपको अपने मन से तार जोड़ने के लिए इस संसार में सबसे ज्यादा एकांत की जरूरत है। तो यदि आप इस 4 मिनट के चिंतन को कर लें तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बेहतर और बेहतर, बहुत खूबसूरत और बहुत आनंददायक, बेहद प्रफुल्लित हो जाएगा। और ध्यान और चिंतन के बीच का फर्क भी समझिएगा। चिंतन ध्यान नहीं होता। ध्यान एक ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें आप सारे विचारों को छोड़ देते हैं और तटस्थ होकर बैठ जाते हैं। और वहीं चिंतन मुद्दों पर एक खास तरीके से सोचने का नाम है। चिंतन में आप मुद्दों को पकड़ते हैं, विचारों को पकड़ते हैं, एक एक करके उनका समाधान ढूंढते हैं, दिशा तय करते हैं, दशा तय करते हैं। और ध्यान एक ऐसी अवस्था का नाम है जब आप बिल्कुल हल्के फूल की तरह हो जाते हैं, विचार विहीन हो जाते हैं। तो चिंतन मुद्दों पर होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मैंने आपसे 10 मिनट ले लिए, जिसमें पहला 1 मिनट लिया माफी के लिए, दूसरे 2 मिनट लिए प्रशंसा के लिए, फिर 3 मिनट लिए शुक्रिया अदा करने के लिए, और अब 4 मिनट लिए चिंतन करने के लिए। तो यहां पर आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि माफी के लिए 1 मिनट क्यों, प्रशंसा के लिए 2 मिनट क्यों, शुक्रिया के लिए 3 मिनट क्यों, और चिंतन के लिए 4 मिनट क्यों? ये मैंने आपको समझाने के लिए बैलेंस करके टाइम अलॉटमेंट किया। यदि आपके पास ज्यादा मुद्दे हों तो आप 4 मिनट की जगह 14 मिनट तक चले जा सकते, लेकिन फिर आपको ये 30 मिनट को 40 मिनट में बदलना होगा। मैं कटौती की अनुमति नहीं देता, जोड़ना आपका अपना विचार है, आपकी अपनी इच्छा है। तो अब मैं 5वें स्थान पर
चिंतन के बाद जो विषय आता है उस पर आता हूं। जब आप मुद्दों पर सोच लेते हैं, जब आप दशा और दिशा तय कर लेते हैं, तब आप एक योजना बनाना शुरू करते हैं कि अब मुझे इस दिशा में इतनी दूरी तक जाने के लिए किस प्रकार काम करना है और वो काम करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप उठाने हों। तो अगला 5 मिनट प्लानिंग के लिए, जिन मुद्दों पर आपने चिंतन किया है, जो आपने अपनी दिशा सोची है, जो लक्ष्य आपने पाने को सोचा है, तो अब वहां तक पहुंचने का ब्लूप्रिंट बनाना है। कुछ लोग काम नहीं करते और ये कहते हैं जाने भविष्य में क्या लिखा है, या कुछ लोग ये कहते हैं मेरा भाग्य होगा तो मिल जाएगा, या कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे भाग्य में ही अमुक चीज नहीं थी। मैं ये कहता हूं कि ये भाग्य जो है ये कोई महत्व नहीं रखता। क्यों महत्व नहीं रखता? क्योंकि भाग्य कोई चमत्कार नहीं है कि एक दिन आकाशवाणी और अचानक एक देवता प्रकट हो और बोले ये लो 100 करोड़ रुपए तुम्हारी कल से जिंदगी बदल गई। आप हर रोज जो करते हो उससे आपके हफ्ते का निर्माण होता है। हर मिनट जो करते हो उससे आपके घंटे का निर्माण होता है। हर घंटे जो करते हो उससे आपके दिन का निर्माण होता है। हर दिन जो करते हो उससे आपके हफ्ते का निर्माण होता है। हर हफ्ते जो करते हो उससे आपके महीने का निर्माण होता है। हर महीने जो करते हो उससे आपके साल का निर्माण होता है। और हर साल जो करते हो उससे आपके जीवन का निर्माण होता है। यदि आज से 20 साल बाद कहाँ रहोगे ये देखना है तो आज और अभी क्या कर रहे हो ये देखना। क्योंकि लाखों करोड़ों में से किसी एक आदमी को अनायास 1-2 रुपए का लॉटरी टिकट लेके करोड़ों का इनाम मिलता है। यदि आप इतने भाग्य पर आश्रित रहना चाहते हो तो ये सीढ़ी आपके लिए नहीं है, आप गलत जगह पर। मैं उल्टा ये मानता हूं कि यदि आपका भाग्य खराब है तब भी आपको डट कर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि डट कर मेहनत करने से होने वाला नुकसान कम हो जाएगा। और यदि आपका भाग्य अच्छा है तब भी आपको डट कर मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि डट कर मेहनत करने से होने वाला लाभ दुगना। तो भाग्य चाहे अच्छा हो या खराब, कर्म करने में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पहले के 4 मिनट ये तय करते हैं कि आपको क्या करना है, कहां जाना है, और बाद के 5 मिनट वो योजना बनाते हैं कि आपको वहां जाने के लिए क्या क्या करना है। यानी पहले के 4 मिनट में आप एक लीडर की भूमिका निभाते हैं और बाद के 5 मिनट में आप एक मैनेजर की भूमिका निभाते हैं। एक लीडर वो होता है जो किसी दल का अगुवा होता है और जंगल में जा रहा है, और जंगल में वो किसी पेड़ के ऊपर चढ़ता है, चारों ओर का जायजा लेता है और चिल्लाता है हम सही जंगल में या गलत जंगल में, या हम इस जंगल से कितनी देर में बाहर निकलेंगे। और एक मैनेजर वो होता है जो 8-10 लोगों को साथ में लिए चल रहा है और वो पूरा आंकड़े लगा रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है कि एक दिन में हम कितने पेड़ काट रहे हैं, या एक दिन में हम कितने कदम चल रहे हैं, इतने कदम चलने से कितने दिन में हम कहां पहुंचेंगे। मैनेजर तय करता है उस पूरी प्रक्रिया के घटक अंग, और लीडर तय करता है कौन सी दिशा में जाना है। तो पहले 4 मिनट आप एक लीडर होते हैं जब आप जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं, और अगले 5 मिनट आप एक मैनेजर होते हैं जब आप प्लान करते हैं कि उन सब चीजों को कैसे अचीव करना है। और दोस्तों, एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि ये जो बाद के 5 मिनट हैं, इसमें हमेशा एक कलम अपने पास रखिए या एक मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में रखिए और बोलते जाइए, क्योंकि यदि आपने योजना सिर्फ दिमाग में बनाई तो ये संभव है कि आपकी योजना गडमगड हो जाए, या ये संभव है कि आपकी योजना आपको इन काम के वक्त पूरी तरह से याद ना आए और आपसे त्रुटि हो जाए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि क्यों हम लोग दिमाग में इतना बोझ डालते हैं कि हर चीज हम दिमाग में रखते हैं। उनमें से बहुत सारी चीजों को पेपर पे उतार दो और दिमाग को उस बोझ से आजाद करो, क्योंकि जब आप लिख के रखते हैं तो आपकी एक बाध्यता बनती है उसके प्रति कि हाँ मुझे ये करना है। वो लिखे हुए शब्द आपको याद दिलाते हैं कि हाँ मुझे ये करना है, या वो बाद में आपको शर्मिंदा करते हैं कि यार मैंने उस दिन सोचा था ये करना है लेकिन मैं नहीं कर पाया। जीवन में लिखना बहुत जरूरी है।
आप सोचो कि यदि व्यापारिक संस्थान के सारे लोग अपने अपने ऑडिट, अपनी अपनी खरीदी, अपनी अपनी बिक्री को सिर्फ दिमाग में रखने लग जाएं, थोड़े ही दिन बाद वो संस्थान अपना अस्तित्व खो देगा। तो लिखने का इस जीवन में बहुत महत्व। तो उस 5 मिनट की प्लानिंग को अच्छे से करिए और उस प्लानिंग में यह भी तय करिए कि आज दिन भर मुझे क्या करना है और इस हफ्ते का मेरा गोल क्या रहेगा और इस महीने का मेरा गोल क्या रहेगा। क्योंकि यदि दिन भर आप सही दिशा में चल रहे हैं, हर रोज आप सही दिशा में चल रहे हैं, तो अपने आप आपका हफ्ते का गोल अचीव हो जाएगा, अपने आप आपका महीने का गोल अचीव हो जाएगा। आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन यदि हर दिन आपका गलत हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका हफ्ते का गोल नहीं होगा। उसी वक्त आप फिर से बैठ के सोच पाएंगे कहां गलती रह गई, और उन 5 मिनट के प्लानिंग के क्षणों में फिर से नई प्लानिंग कर पाएंगे। क्योंकि वो 4 मिनट के चिंतन के क्षण आपको ये बता देंगे कि आपकी दशा क्यों खराब हुई, आपकी दिशा क्यों गलत हुई, और फिर तुरंत बाद आप 5 मिनट के प्लानिंग के क्षणों में आप ये तय कर पाएंगे कि अब मुझे आने वाला कदम कैसे लेना। तो मित्रों, आप प्लानिंग का समय बढ़ा भी सकते। यह आपके लक्ष्यों की साइज पर निर्भर करता है, यह आप कितना कुछ पाना चाहते हैं इस पर निर्भर करता है। मैं जब खुद अपने जीवन में झांक कर देखता हूं तो मैं पाता हूं कि मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूं और एक बड़े अच्छे हॉस्पिटल का मालिक हूं। उसके साथ साथ मुझे ढेर सारी पुस्तकें लिखनी है। उसके साथ साथ मुझे भारत और विदेशों में लगातार सेमिनार और वर्कशॉप लेने हैं, कभी छोटी कंपनी के लिए, कभी बड़ी कंपनी के लिए, कभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो कभी गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। और उसके साथ साथ मुझे अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम भी देना है, और उसके साथ साथ मुझे पर्सनल चिंतन करने के लिए वक्त भी निकालना है। तो मेरे बहुत सारे लक्ष्य हैं, इसलिए मैं प्लानिंग में कुछ एक्स्ट्रा वक्त भी देता हूं। मेरे और ऐसे कई लक्ष्य हैं जो अभी मेरे दिमाग की परतों में हैं और जिनको अभी तक मैंने दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन मुझे उन्हें भी पाना है। अभी नहीं तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, लेकिन वो मेरे पास कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं जो मुझे बार बार याद दिलाते हैं कि ये लक्ष्य अभी बचे हैं। इसलिए अभी थकना नहीं, अभी रुकना नहीं, अभी चलते जाओ। तो दोस्तों, ये चिंतन और प्लानिंग ये दोनों साथ साथ चलती है, और ये सब कुछ आपका कितना बड़ा सपना है, आप कितना विस्तार करना चाहते हैं, ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये याद रखिए कि आज के बाद जीवन में आप जो भी पाना चाहते हो, जैसे भी पाना चाहते हो, उस लक्ष्य को, उसकी पूरी यात्रा के साथ उसको महीने और हफ्तों में बांट कर लिख लीजिए। अपने स्टडी रूम में दीवार पर लगा दीजिए, अपने बेडरूम में लगा दीजिए, अपने कबर्ड में लगा दीजिए, ताकि वो बार बार आपको नजर आए, बार बार आपको प्रेरित करें, बार बार आपको आंदोलित करें, बार बार आपको झंझोड़ें और आपको याद दिलाएं कि इस लक्ष्य की ओर तुम सही तरीके से बढ़ रहे हो या नहीं बढ़ रहे हो। और यदि आपके अंदर जरा भी ईगो होगा, स्वाभिमान होगा, तो जैसे ही वो लक्ष्य आपको नजर आएगा, तत्काल आप कोई गलती करने से रुक जाएंगे, तत्काल आप टाइम वेस्ट करने से रुक जाएंगे, तत्काल आप गलत दिशा से भटकने से रुक जाएंगे और वापस सही ट्रैक पर आ जाएंगे। तो मैं अब आपके 15 मिनट ले चुका। मुझे यकीनन लगता है कि इतने भारी 15 मिनट आपने लाइफ में पहले कभी नहीं दिए होंगे। और मैं फिर से ये बात कहता हूं, यदि इस वक्त आपका दिमाग मेरे विचारों के बोझ से अस्त हो रहा हो, यदि इस वक्त आपके ऊपर थकान हावी हो रही हो, या आपको नींद आ रही हो, आपको आलस्य आ रहा हो, तो इस सीढ़ी को तत्काल बंद कर दीजिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। कभी कभी हम लोग किसी पुस्तक को पढ़ने के लिए नींद आती रहती है, आंखें मूंद रही है, पलकें झुक रही है, उसके बावजूद भी सिर्फ पुस्तक खत्म करना है इसलिए उसको पढ़ते ही जाते। कभी कभी हम लोग ध्यान नहीं है, ध्यान भंग हो चुका है, एकाग्रता भंग हो चुकी है, मन नहीं लग रहा है, तो भी सिर्फ सीडी सुनना है इसलिए उसको सुनते चले जाते हैं। तो मेरे दोस्त, जहां आपका ध्यान भंग हुआ, जहां आपकी एकाग्रता भंग हुई, जहां आपका ध्यान भूख की ओर, प्यास की ओर, थकान की ओर, आलस की ओर, नींद की ओर जाना शुरू हुआ, वहीं से आपके ग्रहण करने की क्षमता मंद और मंद, बहुत मंद और लगभग बंद हो जाती।
इसलिए जब आपको लगे आप पूरी तरीके से प्रफुल्लित हैं, उत्तेजित हैं, अपने पूरे होशो हवास में हैं, चीजें ग्रहण कर रहे हैं, आपका दिमाग पूरी तरीके से जागृत है, सिर्फ उसी सेकंड तक किसी अच्छी पुस्तक को पढ़िए या किसी अच्छी सीडी को सुनिए, उसके बाद चुपचाप बंद कर दीजिए और अपने दूसरे काम करने लग जाइए, दिमाग मत लगाइए। कभी भी लक्ष्य ऐसा मत रखिए मुझे एक दिन में एक पुस्तक कंप्लीट करनी है या 4 सीडी सुननी है। लक्ष्य ऐसा रखिए कि आज मैं जितना सुनूंगा उसके बाद उसको सोचूंगा, उस पर अमल करूंगा, उसके बाद बचा हुआ हिस्सा सुनूंगा। तो ही आप जिंदगी में किसी भी अच्छी पुस्तक या अच्छी सीडी या मोटिवेशनल विचारों का लाभ उठा सकते हैं। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका 15 मिनट ले चुका हूं, जिसमें 1 मिनट की माफी थी, 2 मिनट की प्रशंसा थी, 3 मिनट का शुक्रिया था, 4 मिनट का चिंतन था और अंत में 5 मिनट की प्लानिंग थी। अब आप अपने लक्ष्यों को अचीव कर सकें, इसके लिए जरूरी है कि आपके दिमाग का कोना कोना जागृत हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, आपका मन उमंगित हो, आपका विचार ऊर्जा से भरपूर हो। इसके लिए जरूरी है आप कुछ देर ध्यान करें। तो अब अगला जो कदम मैं आपसे लेने कहने जा रहा हूं वो ये है कि अगले 6 मिनट ध्यान के लिए। मैं मानता हूं दोस्तों कि जिंदगी में 2 चीजें ऐसी है जो आपको पूरी तरह ऊर्जा से भर देती है, एक मानसिक ध्यान और एक शारीरिक कसरत। जिसमें से शारीरिक कसरत के बारे में तो हम सब लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। यह अलग बात है कि 90% लोग करते नहीं। लेकिन मानसिक ध्यान के बारे में हम आज भी उतने जागरूक नहीं। ये तो भला हो ब्रह्म कुमारी का, परम गुरुदेव बाबा का, भला हो श्री श्री रविशंकर का, भला हो रामदेव बाबा का, भला हो ऐसे बहुत सारे गुरुओं का जिन्होंने कम से कम ध्यान की, प्राणायाम की गंगा हमारे देश में फिर से बहा दी। नहीं तो ये तो लुप्त हो गए थे बीच में। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज से हर रोज 6 मिनट किसी अच्छी जगह पर आरामदेह कपड़े पहनकर अपने आप को विचारों से मुक्त कर दीजिए, तटस्थ हो जाइए, अपने शरीर को पड़े रहने दीजिए और ऐसा सोचिए कि आपकी आत्मा इन सब से किसी भी रूप से जुड़ी हुई नहीं। जो भी हलचल हो रही हो शरीर में उसे होने दीजिए। अपनी सांसों पर नजर रखिए, अपने अंदर होने वाली हलचल को देखिए, एकदम निराकार, सांसारिकता से एकदम विमुख, मोक्षगामी प्राणी बन जाइए और विचारों से मस्तिष्क को खाली करना इतना कठिन है। मैं आज भी भरसक प्रयास करके भी अपने मस्तिष्क को विचारों से पूरी तरीके से खाली नहीं कर पाता। आज भी मैं मेहनत कर रहा हूं। मैं जब एक खास किस्म के ट्रेनिंग प्रोग्राम लेता हूं जो मैं अक्सर बड़ी कंपनीज के सीईओज, ऑफिसर्स, बड़े उद्योगपति या समाज में सिर्फ प्रतिष्ठित लोगों, इनके लिए खास किस्म का डिजाइन प्रोग्राम लेता हूं जिनकी मानसिकता एक निश्चित स्तर से ऊपर हो, जिसको हम लोग NLP के नाम से जानते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसमें जब मैं उन सब को ध्यान की अवस्था में लेके जाता हूं और जब मैं उनको समझाता हूं वो विज्ञान जिससे आप दुनिया की किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, जब मैं उनको विचारों की शक्ति के बारे में बताता हूं कि कैसे आप ऐसे घटनाक्रम को घटित करवा सकते हो जिसकी आपके मन में इच्छा हो। और ये थ्योरी नहीं है,
मेरे अपने बहुत सारे वर्कशॉप्स में कई लोगों ने कई साल पहले ध्यान के क्षणों में कुछ ऐसी चीज की इच्छा की थी, जैसे किसी ने कार की इच्छा की थी, एक सुंदर बंगले की इच्छा की थी, एक खूबसूरत वाइफ की इच्छा की थी, अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छे दामाद की इच्छा की थी, एक एजुकेशनल कोर्स में एडमिशन हो जाए इसकी इच्छा की थी, या एक पॉलिटिकल पोस्ट की इच्छा की। उनमें से जो भी लोग अपने घर जाकर मेरी अट्रैक्शन टेक्निक को प्रैक्टिस में लाते रहे, उसी तरीके से करते रहे जैसे मैंने बताया था, अपने ध्यान के क्षणों में पावर क्लास की तरह अपने लक्ष्य पर फोकस हो गए, आप हैरान हो जाएंगे जान के कि उनमें से अधिकांश लोगों ने अपनी इच्छित वस्तु को पा लिया और उनको पता ही नहीं चला कि कब और कैसे ऐसी घटनाएं घटी कि वो वस्तु उनके करीब आ गई। तो इस 6 मिनट के ध्यान में मैं आपको आजाद करता हूं कि आप चाहे तो प्राणायाम करें, चाहे तो सांसों पर नियंत्रण रखें। भारत एक बहुत ही समृद्ध देश है आध्यात्म में और ध्यान में। हमारे देश में ऐसे ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके निकाले और ध्यान और प्राणायाम के, और वो सब हमें ईश्वर के और ज्यादा करीब ले जाते हैं। वो सब हमारी मानसिकता को और स्वच्छ और सुंदर बनाते हैं। वो सब हमारे दिमाग के अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने का काम करते हैं। आप अपने ध्यान का कोई भी रास्ता चुने, कोई भी तरीका चुने, क्योंकि अभी इस सीडी में मैं उस तरीके पर विस्तार से बात नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये जरूर कर सकता हूं कि इस सीडी के एंड में मैं आपको एक ऐसी खास म्यूजिक देने जा रहा हूं 10 मिनट की। मैं नहीं जानता वो किसने रची, वो मुझ तक मेरे किसी फैन ने पहुंचाई, और जिस दिन से वो म्यूजिक मेरे पास आई है उस दिन से हर रोज मैं कुछ मिनट तक उस म्यूजिक को सुनता हूं, और वो म्यूजिक पता नहीं कब कैसे मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है, और ऐसा लगता है वो एक डॉक्टर की तरह मेरे शरीर के अंदर घुस के मेरे विचारों की सर्जरी करे। तो जब ये सीडी पूरी खत्म होगी तो इसके बाद एक 10 मिनट की म्यूजिक होगी। उस 10 मिनट की म्यूजिक को सुबह उठकर एकदम शांत मन से एकांत में अकेले बैठकर आंखें बंद करके चिंतन करने के बाद ठंडे मनोमस्तिष्क से सुनना। ये म्यूजिक कमाल करती है। यदि आपके पास भी ऐसी कोई म्यूजिक का टुकड़ा हो तो मुझे जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये आपकी मदद होगी उन लाखों करोड़ों लोगों को जिन तक मैं पहुंचता हूं हर साल अपने सेमिनार्स और कार्यशालाओं में। और मैं उन सबको वो सब कुछ बांटता हूं, चाहे विचार, चाहे सीडी, चाहे म्यूजिक, जो भी मेरे पास है वो सब कुछ मेरी कार्यशालाओं और सेमिनार में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होता है। तो इस म्यूजिक के साथ 6 मिनट का ध्यान जरूर करना। और इसी के साथ जब हम सब कुछ कर चुके हैं, हम अपनी नकारात्मकता हटा चुके हैं, लोगों से माफी मांग के, हम लोगों को अपने करीब ला चुके हैं प्रशंसा करके, हम ऊपर वाले का और इस धरती पर रहने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करके उनके और अजीज हो चुके हैं, जब हमने यह चिंतन कर लिया है कि जीवन में हमको कहाँ जाना है, क्या पाना है, जब हमने प्लानिंग कर ली है कि जो कुछ भी हमने चिंतन किया था उसे हम कैसे पाएंगे, और जब हमने ध्यान करके अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लिया है, अपने आप को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर कर लिया है, जब हमारे अंदर अभी नई पॉजिटिव तरंगे हैं, तो इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कर लें, क्योंकि दुनिया में स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर में रह जाए ये बड़ा मुश्किल है। और यदि आप अस्वस्थ हो जाएंगे तो आपका ध्यान केवल अपने स्वास्थ्य पर चला जाएगा और आप दुनिया की तमाम दूसरी चीजों से विमुख हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आज की दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज है आपका स्वास्थ्य। आप क्या खा रहे हैं, आप कैसे खा रहे हैं, आप कितना खा रहे हैं, इन सब पर गौर कीजिए। मैं मूल रूप से जैन धर्म का हूं। मुझे जैन धर्म का ये आहार और चर्या वाला हिस्सा बेहद पसंद है। जैन लोग अमूमन सूरज ढलने के बाद नहीं खाते। यूं तो हमारे
समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात्रि भोजन भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो गए हैं अपवाद के रूप में जो मांस भक्षण भी करते हैं। लेकिन मैं एक सामान्य जैन, एक जैनिज्म में आस्था रखने वाले जैन की बात कर रहा हूं कि एक आम सामान्य जैन जो इस रिलीजन में आस्था रखता है वो सूरज ढलने के बाद नहीं खाता और उसके शरीर में कभी भी एसिडिटी, ओवरवेट इस तरीके की तकलीफ नहीं होती, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद उसके शरीर में कोई भी ठोस आहार नहीं जाता, तो रात को बिल्कुल लाइट वेट होकर सोता है और सुबह एकदम प्रफुल्लित उठता है। जैन लोग पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, इसलिए मांस भक्षण के साथ आने वाली बहुत सारी नेगेटिविटी से वो बच जाते हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस भी अब ये कहने लग गया है कि इंसानी शरीर मांस भक्षण के लिए बना ही नहीं। और आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो आप क्या खा रहे हैं ये आपके विचारों पर गहरा प्रभाव डालता है, ये आपके शरीर पर, आपके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। आप क्या खा रहे हैं, आप कैसा खा रहे हैं। आज लोग लगातार जंक फूड के शिकार हो गए हैं। हर किसी के मेन मेनू में पिज्जा, बर्गर, पेटिस और जाने क्या क्या चीज आ गई। आज एक छोटे से छोटा बच्चा भी रात दिन चिप्स और कुरकुरे की डिमांड करता है, और ये सब चीजें इतनी हानिकारक है कि इंसानी शरीर रिपेयर के बाहर डैमेज हो जाता है। तो आप सब क्या खा रहे हैं उस पर गौर करिए। और लास्ट 7 मिनट में आपसे मांगता हूं एक जबरदस्त शारीरिक एक्सरसाइज की। इसके लिए अपने फिजियो ट्रेनर से सलाह लीजिए, बाबा रामदेव की सलाह लीजिए, और ऐसे ढेर सारे और लोग हैं जो आपको कई किस्म की सलाह दे सकते हैं। और आजकल तो एक से एक मॉडर्न व्यायाम आ गए। आजकल आप एरोबिक्स कर सकते हैं, जॉगिंग ट्रैक पे जॉगिंग कर सकते हैं, मशीन में जॉगिंग कर सकते हैं, ढेर सारे ऐसे तरीके हैं। लेकिन एक 7 मिनट की रिगरस एक्सरसाइज, जबरदस्त एक्सरसाइज, और ज्यादा स्वस्थ होना हो तो इस एक्सरसाइज के समय को 25 से 30 मिनट कर दीजिए, और आप देखेंगे कि बीमारी आपका नाम लेते ही अपना एड्रेस बदल लेगी। एक बार समय निकल जाए दोस्तों, उसके बाद पछताने से अच्छा है कि अभी जाग जाओ। क्या खान पान है, क्या दिनचर्या है, क्या जीवन है। और इसी के साथ मैंने अपने 28 मिनट पूरे कर दिए, और लास्ट के 2 मिनट मैं बड़ी उलझन में था कि ये 2 मिनट किस चीज के लिए मांगू आपसे। प्रार्थना के लिए मांगू या सेवा के लिए मांगू। पहले जब मैं यहाँ सीढ़ी के बारे में सोच रहा था तो मैंने सोचा 2 मिनट आपसे कहूंगा कि ईश्वर की प्रार्थना करो, 2 मिनट मंदिर जाओ। फिर मैंने सोचा कि ईश्वर की प्रार्थना और मंदिर जाने से भी शायद जरूरी ये बात है। फिर मैंने सोचा कि ईश्वर की प्रार्थना और मंदिर जाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि उसके बनाए हुए उन बंदों की हम थोड़ी सेवा करें जो हमारे जितने भाग्यशाली नहीं है। तो हर रोज 2 मिनट में आपसे मांगता हूं सेवा के लिए। ये 2 मिनट उन अनबोले पक्षियों को जरा दाना डाल दीजिए। इन 2 मिनटों में अपने घर के बाहर एक पानी का छोटा सा कुंड बना के उसको पानी से भरवा दीजिए। रोज उन 2 मिनटों में उसमें पानी भर दीजिए, ताकि निरीह जानवर, मूक जानवर जो भरी गर्मी में सड़कों पर घूमते हैं, प्यास से तड़पते हैं, आजकल पानी के स्रोत भी नहीं बचे, क्योंकि सारे कुएं, बावड़ी और तालाबों को हमने पाट के पूरी दुनिया को कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है। वो तड़पते हैं, उनको खाने के लिए हरी घास तक उपलब्ध नहीं, पानी क्या होगा। उन मूक पशुओं की थोड़ी सेवा कर दीजिए। उन 2 मिनटों में एक कड़क निर्णय लेके किसी एक गरीब बच्चे की शिक्षा का भार उठा लीजिए। उन 2 मिनटों में कड़क निर्णय लेके एक अस्पताल पहुंच जाइए और 2 मिनट तक किसी रोगी को ढांढस बंधा दीजिए, या थोड़ा फल बांट दीजिए, या 2 मिनट में एक चेक साइन कर दीजिए जो आप किसी ऐसी संस्था को दे सकें जो वास्तविकता में कमजोरों के लिए, कम प्रिविलेज लोगों के लिए काम करती है। और इसका जो आनंद आपको मिलेगा,
हम 6-7 दोस्तों ने मिलकर एक छोटी सी संस्था बनाई जो कि बिना अखबारों में नाम छपे, बिना फोटो छपवाए अपने काम करती है। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हर साल 3-4 ऐसे बच्चों की कॉलेज की फीस भर दें जो पढ़ने में तो बहुत होशियार हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में चयन भी हो चुका है, लेकिन जिनके पास अपनी फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं है। ये मैं यहाँ बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूँ इसके पीछे एक खास कारण है। जब हमने 6-7 साल पहले करना शुरू किया और उस वक्त हर साल हम लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कभी 2 युवा कभी 3 युवा ऐसे लोगों की प्रोफेशनल कॉलेजेस की फीस भर देते थे। आज से 2-3 साल पहले उनमें से कुछ लोग डिग्री लेकर कॉलेज से बाहर आ गए। और जानते हैं आप उन्होंने सबसे पहले क्या किया? वो हमारे पास आए। उन्होंने बोला, सर ये आपने जो मदद की, मेरी नौकरी लग गई और अब मुझे ये तनख्वाह मिल रही है, मैं आपकी मदद लौटाना चाहता हूँ। हमने उनसे कहा कि हम ये वापस नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ये वापस लेने की मंशा से नहीं दिया था। तो तत्काल उन्होंने कहा, ठीक है सर, हमको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए, हम भी इस साल से किसी एक बच्चे का खर्च उठा लेंगे। और आज 5 लोगों से शुरू हुआ ग्रुप आज 18-19 लोगों का हो चुका है। और खास बात यह है कि इसमें से 10 से 12 लोग वो हैं जिन्हें कभी हमारी मदद की जरूरत थी, लेकिन आज वो इतने सक्षम और इतने समर्थ हो चुके हैं कि वो अपनी सैलरी से नए लोगों की मदद करते जा रहे हैं। और हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हमारी सीमाएं बहुत छोटी। आप इस वक्त जो सीडी सुन रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आपकी स्थिति क्या है। हो सकता है आप बहुत समृद्ध और बहुत सक्षम हो, तो हाथ बढ़ाइए और उन लोगों का हाथ थामिए जिनकी मदद के लिए ईश्वर ने आपको सक्षम और समर्थ बनाकर इस दुनिया में भेजा है। क्योंकि उस खुशी का मुकाबला इस संसार में कोई और खुशी नहीं कर सकता। उस व्यक्ति की भावना को आप और हम कभी नहीं समझ सकते जिस व्यक्ति के पास कॉलेज की फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे और किसी और व्यक्ति ने देवता के रूप में आकर उसकी कॉलेज या स्कूल की फीस भर दी। वो व्यक्ति जब भी पहला मौका मिलेगा बाहर निकलेगा और दूसरों की मदद करे। तो सिर्फ 2 मिनट में आपसे सेवा की मांग करूं। उस 2 मिनट में आप एक चेक काट सकते हैं, उस 2 मिनट में आप खुद किसी अस्पताल पहुंच सकते हैं, उस 2 मिनट में आप पक्षी को दाना डाल सकते हैं, मूक पशुओं को पानी पिला सकते हैं, गरीब लोगों को कपड़े दे सकते हैं, ठंड के दिनों में कंबल दे सकते हैं। 2 मिनट में मेरे दोस्त बहुत कुछ हो सकता है इस दुनिया के लिए, यदि हम करना चाहें। कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन आज जिंदगी की यदि ये 30 मिनट आप दे दें, तो इस 30 मिनट की वजह से आपकी जिंदगी के सारे तनाव हट जाएंगे, आपके बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे, ऊपर वाले का खास आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, आप मन से स्वस्थ होंगे, आपकी योजनाएं कारगर होंगी, आपके विचार स्वस्थ होंगे और आपका शरीर स्वस्थ होगा। और इस दुनिया में आपको देने के लिए बहुत सारे लोगों के पास आशीर्वाद होगा, क्योंकि आपने उनके मुश्किल के क्षणों में उनकी मदद की। मेरी आने वाली किताब का नाम है 30 मिनट एक नई जिंदगी के लिए। हो सकता है जब ये सीडी आपके पास पहुंचे तो वो किताब बाजार में आ गई हो, या हो सकता है ना भी आई हो। उस किताब में मैं इस 1 मिनट की माफी को किस तरह से मांगा जाए, किस तरह से प्रशंसा की जाए जिससे हम किसी के दिल में उतर सकें, किस तरह से शुक्रिया अदा किया जाए, किस तरह से चिंतन किया जाए, कैसी योजना बनती है, ध्यान करने की सही विधि क्या है, और किस तरह से एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हम उन 7 मिनटों का अधिकतम लाभ ले सकें, ये सारी बातें मैं विस्तार से उस किताब में करने जा रहा हूँ। और वो किताब एक रोड मैप की तरह आपको मिनट मिनट में रास्ता दिखाएगी। हो सकता है आप वैचारिक रूप से मुझसे ज्यादा समृद्ध हो सकता है आप बहुत ज्यादा सेवा करते हो सकता है आप 7 मिनट की जगह 30 मिनट एक्सरसाइज करते हो सकता है आप 6 मिनट की जगह 1 घंटा ध्यान करते हो। यदि आप ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी लिखी हुई 7 बातों में से यदि आप कुछ चीज नहीं करते हैं तो उसको भी अपने जीवन में ले आइए। बेहतर को और बेहतर बनाने का मजा ही कुछ हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इसको एक और थ्योरेटिकल लेक्चर की तरह या एक और किताब की तरह या एक और फिलॉसफी की तरह लेने की बजाय इसको आप कल सुबह से या हो सके तो शायद आज से अपने जीवन में उतारने का निर्णय लेंगे और जीवन में उतारेंगे और आज से ही अमल करना शुरू करेंगे।
और ठीक 30 दिन बाद मुझे एक ईमेल जरूर डालिएगा। मेरा ईमेल एड्रेस आपकी सीडी पर है, मेरा फोन नंबर आपकी सीडी पर है, मेरा एड्रेस आपकी सीडी पर है। चाहे तो फोन करें, चाहे तो पत्र लिखें, चाहे तो ईमेल करें। मैं ज्यादा उल्लास महसूस करूंगा यदि आप मुझे पत्र लिखें या मुझे ईमेल करें, क्योंकि आपका ईमेल बहुत सारे और लोगों को संजीवनी दे सकता है। आपका एक पत्र बहुत सारे और भटके हुए लोगों को राह पर चलने को प्रेरित कर सकता है। तो इसी के साथ आज आपने इतनी देर मुझे धैर्य से सुना। इस बीच मेरी किसी भी बात से मैंने आपके विचारों को चोट पहुंचाई हो तो मैं हाथ छोड़कर आपसे माफी चाहता हूं। आपने मुझे इतने धैर्य से सुना, पूरा मन लगाकर सुना, पूरी लगन से सुना, इसके लिए मैं आपकी तारीफ करता हूं। क्योंकि किसी दूसरे के विचार शांति से बैठकर सुनना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि आज की इस दुनिया में श्रोता बहुत कम है, वक्ता बहुत ज्यादा है। आपने मुझे एक सीडी के रूप में अपने तक पहुंचने का मौका दिया, मेरे विचारों को अपने दिमाग में प्रवेश करने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ मैं आपसे कहता हूं कि चिंतन, प्लानिंग, ध्यान और एक्सरसाइज, इन सब को अपने जीवन का अंग बना लें और किसी न किसी कमजोर की सेवा जरूर करें, जहां भी, जैसे भी, जब भी संभव। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये 30 मिनट आपकी जिंदगी में एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा, एक नई तरंग, एक नए करंट का संचार करेंगे और आप अपने सामाजिक क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र और व्यावसायिक क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक और अद्भुत तरक्की की ओर बढ़ेंगे। मेरी शुभकामनाएं, मेरी पूरी भावनाएं आपके साथ है। और मैं इसी के साथ उस ऊपर वाले ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतनी देर अपने विचारों के प्रवाह से आपको बांधे रख सका। उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने विचारों को इतने शब्द दे सका। शुक्रिया, धन्यवाद। कल सुबह से इस उम्मीद के साथ कि आप इन 30 मिनटों को अपनी जिंदगी के चार्ट में पूरी गंभीरता से शामिल करेंगे और जब भी एकांत में हो एक बार उस म्यूजिक को जरूर सुनना। शुक्रिया दोस्तों, आपका जीवन और मंगलमय हो, आपको और समृद्धि मिले, आपका परिवार और खुशहाल हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।
इतने ध्यान से सुना। कैसा लग रहा है आपको? लोग कहते हैं कि डॉक्टर पाटनी के विचार कभी झंझोड़ते हैं, कभी उद्वेलित करते हैं, कभी प्रेरणा देते हैं तो कभी शर्मिंदा करते हैं। लेकिन एक बात तय है कि उन्हें सुनने के बाद मस्तिष्क में विचारों का विस्फोट अवश्य होता है और आप जीवन की जंग में कूद पड़ते हैं बिना जीत या हार की परवाह किए। अब एक क्षण की भी देर मत कीजिए, जुट जाइए, डट जाइए और अपने भविष्य की कहानी खुद लिखिए। डॉक्टर पाटनी के विचार दुख में, सुख में, गम में, उल्लास में हर क्षण आपके साथ रहेंगे और आपको राह दिखाते रहेंगे। डॉक्टर पाटनी की लोकप्रिय पुस्तकों, अन्य ऑडियो सीडी तथा ट्रेनिंग प्रोग्राम की जानकारी के लिए 9291 86002 या 98261 69269 पर फोन करें। आप चाहें तो training@ujjwalpatni.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी के बारे में अधिक जानने के लिए www.ujjwalpatni.com वेबसाइट जरूर देखें।